everyone, I am Ritika Bajpayee and you are watching to Businomics. Hope you all are doing well and once again welcome back to our channel. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पार्ट 2. Yes, we have covered few sections in the part 1. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, so just press the I button and watch that video. And I will recommend all of you to watch the video till end. बिकॉज किसी भी एक्ट के एंड में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड तक डिस्कस कर लिया था. इस पार्ट में हम सेक्शन 11 से डिस्कस करेंगे. सेक्शन 11 इज अबाउट द वेजेस इन काइंड. अब सेक्शन 11 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है वो हर एक एम्प्लॉयर को कैश में ही पे करना है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दिया है कि आपको मिनिमम रेट ऑफ वेज कैश में पे करना है. बट कोई ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे ये कस्टम चला आ रहा है कि मिनिमम वेजेस का पेमेंट काइंड में होगा, तो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब आप काइंड में पेमेंट कर रहे हो, कैश में नहीं कर रहे हो, तो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई करके ही आप पेमेंट कर सकते हो. तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसे एरियाज के लिए कुछ डायरेक्शन बता सकती है थ्रू इट्स नोटिफिकेशन. सेक्शन 12 है पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का जो पेमेंट है वो सारे ही एम्प्लॉयज के लिए कंपलसरी है. लेकिन उसके बाद भी जो लोग कॉन्ट्रावेंशन करेंगे इस प्रोविजन का, उसके लिए आगे पेनाल्टीज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में. सो नेक्स्ट है सेक्शन 13 फिक्सिंग आवर्स ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे. अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि नॉर्मल वर्किंग डे के लिए कुछ आवर्स फिक्स कर दे. फॉर एग्जांपल 8 आवर्स फिक्स कर दिए कि हाँ एक नॉर्मल वर्किंग डे मींस 8 आवर्स ऑफ वर्क. अगर आपने 8 घंटे काम किया है तो इसका मतलब कि आपने एक नॉर्मल वर्किंग डे का पूरा वर्क कर दिया. सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर सके फॉर द नॉर्मल वर्किंग डे. और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 7 डेज के पीरियड में एक इंटरवल डे, एक रेस्ट डे भी प्रोवाइड कर सकती है फॉर इंटरवल ऑफ एवरी 7 डेज. उसके बाद बात आती है जब ओवर टाइम रेट की. तो जब किसी भी रेस्ट डे पे, जिस 7 डेज के इंटरवल पे जो एक रेस्ट डे फिक्स किया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, उस रेस्ट डे पे अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसकी पेमेंट क्या होगी? उसकी पेमेंट ओवर टाइम रेट से कम नहीं होगी. कोई भी एम्प्लॉयर जो रेस्ट डे पे अपने एम्प्लॉय से वर्क करा रहा है उसको वो ओवर टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट देगा. सो नेक्स्ट इज सेक्शन 14 पेमेंट ऑफ ओवर टाइम. अब एक्स्ट्रा वर्किंग आवर का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने, उन वर्किंग आवर्स से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहा है, या फिर जो रेस्ट डे डिसाइड हुआ है उस रेस्ट डे पे भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा वर्किंग. सो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर का जो भी पेमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द ओवर टाइम रेट होगा. और ये ओवर टाइम रेट कौन सा होगा? या तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में डिसाइडेड ओवर टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, या तो फिर कोई भी ऐसा एक्ट सिमिलर टू द मिनिमम वेजेस एक्ट जो ओवर टाइम रेट डिफाइन कर रहा है. उन दोनों में से जो भी हायर रेट ऑफ पेमेंट होगा, हायर ओवर टाइम रेट होगा, वही ओवर टाइम एम्प्लॉय को पे किया जाएगा. सो नेक्स्ट है सेक्शन 15 वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे. अब हमने ये तो देख लिया कि नॉर्मल वर्किंग डे के लिए जो वेजेस फिक्स की है मिनिमम वेजेस, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर देगा. बट अगर एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 आवर्स डिसाइड किए हैं एज अ नॉर्मल वर्किंग डे, 8 आवर्स से कम अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो क्या उसको पेमेंट मिलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. Just pause the video and give your answers that if an employee is working less than normal working day, should he given the payment? I hope आपने आंसर्स अभी तक दे दिए होंगे. And now let me clear this. अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी फॉल्ट से नॉर्मल वर्किंग डे से कम आवर्स के लिए काम कर रहा है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा. लाइक अगर एम्प्लॉय की खुद अनविलिंगनेस है कि वो वर्क नहीं करना चाह रहा है, या एम्प्लॉयर ने कोई काम दिया तो है लेकिन उसने करने से मना कर दिया है, उस केस में ही आप एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट कर सकते हो. बट
अगर एम्प्लॉयर के किसी फॉल्ट की वजह से एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम कर रहा है, लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट है या मशीनरी में कोई फॉल्ट है, ये एम्प्लॉयर की साइड से फॉल्ट है। सो उस केस में अगर एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर से कम भी काम कर रहा है तो भी उसको पूरा पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 16, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। तो अब अगर कोई भी एम्प्लॉय एक या एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन में वर्क कर रहा है इन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क। अब डिफरेंट क्लास का क्या मतलब है यहाँ पे कि किसी ऑक्यूपेशन में तो वो सेमी स्किल्ड का वर्क कर रहा है और दूसरे ऑक्यूपेशन में वो अनस्किल्ड लेबर का वर्क कर रहा है। तो जिस ऑक्यूपेशन में जितने टाइम के लिए उस एम्प्लॉय ने वर्क किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को पेमेंट मिलेगा। एम्प्लॉय की वेजेस उसके टाइम के अकॉर्डिंग, जितना भी टाइम जिस ऑक्यूपेशन में वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को पेमेंट होगी। सो नेक्स्ट है सेक्शन 17। सेक्शन 17 डिस्कस करने से पहले जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था मिनिमम वेजेस एक्ट का, तो सेक्शन 3 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय टाइम बेसिस पे वर्क कर रहा है या पीस वर्क कर रहा है तो उसके लिए क्या मिनिमम रेट ऑफ पेमेंट होगा। अगर टाइम वर्क के बेसिस पे है तो मिनिमम टाइम रेट मिलेगा, और अगर पीस वर्क के बेसिस पे है तो उसको पीस रेट तो मिलेगा ही, लेकिन जो मिनिमम टाइम रेट है वो उसको जरूर मिलेगा। अगर वो पीस रेट बना लेगा तो उसकी जो है वो सैलरी या फिर जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो सेक्शन 17 यही कह रहा है कि किसी भी पीस वर्क के लिए जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो क्या है, मिनिमम टाइम रेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आने के बाद भी लोग इसमें यही गलती करते हैं कि अगर पीस वर्क के लिए मिनिमम रेट पूछा गया है तो वो मिनिमम पीस रेट लगा के चले आते हैं, बट एक्चुअली में अगर आपसे पीस वर्क के लिए मिनिमम रेट पूछा जाए ना तो मिनिमम टाइम रेट लगा के आना ना, पीस वर्क नहीं लगाना। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कहती है सेक्शन 18 के अंदर कि कोई भी एम्प्लॉयर जिसने एम्प्लॉय को रख रखा है ना, एम्प्लॉयड अगर किया है तो आपको उसका प्रॉपर रजिस्टर तो मेंटेन करना पड़ेगा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और वो किस तरह का काम कर रहा है, अनस्किल्ड लेबर वाला कर रहा है, स्किल्ड वाला कर रहा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और आप उस वर्कर को कितना पेमेंट कर रहे हैं वो वेजेस का पेमेंट भी रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। सारा रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भाई चाहिए, वो वेजेस स्लिप भी देख सकती है। अब ये जो भी रिकॉर्ड आपसे मेंटेन करवाया जा रहा है ना सेक्शन 18 में, इसका कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। और वो इंस्पेक्शन कौन करेगा भाई, नीचे देखो सेक्शन 19 में हम इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो इंस्पेक्टर सेक्शन 19 में अपॉइंट हो रहे हैं वही सेक्शन 18 में मेंटेन होने वाले रजिस्टर्स का इंस्पेक्शन करेंगे। तो सेक्शन 19 क्लियर हो गया हमको 18 में ही। अब 19 में यही लिखा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और वो इंस्पेक्टर जो है ना वो रीजनेबल टाइम में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जाके वहाँ के रजिस्टर, वहाँ के मिनिमम वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ द वर्कर वो कुछ भी चेक कर सकता है। और वो हर एक इंस्पेक्टर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट में डिफाइन किया गया है ना, ही इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है क्लेम्स के बारे में, जो कि सेक्शन 20 में डिफाइंड है। अब अगर किसी भी रीजन में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मिनिमम रेट ऑफ वेज नहीं दे रहा है या फिर ओवर टाइम का पेमेंट ओवर टाइम रेट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, सपोज जो नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है बट काम ओवर टाइम का करा रहा है, मीन्स या तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करा रहा है या फिर किसी रेस्ट डे पे काम करा रहा है। रेस्ट डे पे भी तो हमें ओवर टाइम पेमेंट करना है। तो ऐसा कोई केस है अगर जहाँ पे एम्प्लॉयर सारे प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है जो कि मिनिमम वेजेस से रिलेटेड हैं, तो उस पर्पस के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एज अ लेबर कमिश्नर फंक्शन कर रहा हो उसे अपॉइंट कर सकती है। एंड ऐसा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर जो लेबर कमिश्नर की रैंक से बिलो ना हो, मींस उसकी रैंक लेबर कमिश्नर की हो।
ठीक है। तो इन तीनों में से किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, जो कि सारे ही क्लेम्स जो अराइज हो रहे हैं उनके बारे में सुनेंगी, दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा और फिर एक डिसीजन लिया जाएगा। तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में डिफाइन है कि कौन क्लेम्स के लिए अप्लाई कर सकता है और कब अप्लाई करना है। तो क्लेम्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एम्प्लॉय खुद क्लेम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर अप्लाई कर सकता है क्लेम्स के लिए। एंड अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जिसको रिटन में अथॉरिटी मिली है ऑन दिस बिहाफ कि वो कोई भी क्लेम अप्लाई कर सकता है, वो उस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई भी इंस्पेक्टर। तो अब हमने देख लिया कौन क्लेम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कब अप्लाई करना है? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द मिनिमम वेजेस बिकम पेएबल। वो डेट, जिस डेट को मिनिमम वेज का पेमेंट करना था, उस डेट के 6 महीने के अंदर क्लेम फाइल किया जा सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लेबर, लाइक स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, बट इस पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए जो भी मिनिमम वेज डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ने मुझे पेमेंट नहीं किया है। तो ये क्लेम मिनिमम वेज देने की डेट के 6 महीने के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। अब सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? दोनों पार्टीज़ को सुन लिया, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग क्या होनी। हमने क्लेम अप्लाई कर लिया। अब सेक्शन 20 का सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? जब आपने क्लेम अप्लाई कर लिया, कब अप्लाई करना है ये जान लिया और सही टाइम पे अप्लाई भी कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा? दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा। जो भी अथॉरिटी अपॉइंट है या तो वो सुनेगी या उस अथॉरिटी के बिहाफ पे कोई पर्सन दोनों पार्टीज़ की बात सुनेगा, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। सो अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये लगता है कि जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किया है दैट इज़ लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेज, मिनिमम रेट ऑफ वेज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो चल रहा है उससे कम पेमेंट मिला है अगर एम्प्लॉय को, तो वो अथॉरिटी एक कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स कर सकती है टू बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर। एंड ये अमाउंट 10 टाइम्स से एक्सीड नहीं होगा। मीन्स अगर 1000 रुपीज़ का कम पेमेंट हुआ है तो 1000 का 10 टाइम्स मैक्सिमम उतना ही पेमेंट एम्प्लॉय को कर सकता है। एंड सेक्शन 20 सबसेक्शन 4 सेज दैट इफ एनी फॉल्स एप्लीकेशन हैज़ बीन पोस्टेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, अगर किसी एम्प्लॉय ने जो भी एप्लीकेशन पोस्ट की है उससे ये प्रूव नहीं हुआ कि एम्प्लॉयर की मिस्टेक है, किसी ने जानबूझ के एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन पोस्ट कर दी, तो उस केस में जिस पर्सन ने वो एप्लीकेशन पोस्ट किया है उसे 50 रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 में कुछ पेनाल्टीज दी हुई हैं सर्टेन ऑफेंसेस के लिए। अब कोई भी एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्क के लिए जिसमें वो काम कर रहा है, उस क्लास ऑफ वर्क के लिए जो मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स किया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, उससे कम अगर पेमेंट कर रहा है तो क्या पेनाल्टी है? अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ एंड इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 6 months। या तो 500 रुपये तक का फाइन मैक्सिमम 500 एंड 6 month इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम, या तो इनमें से कोई एक या फिर दोनों, कुछ भी उसको पेनाल्टी लग सकती है। अब दूसरा है जनरल प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ अदर ऑफेंसेस। अब पहले तो हमने बात की अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से कम पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर तो उस पर 500 रुपये तक का फाइन या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अब इसके अलावा किसी एक भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेशन करता है तो क्या पेनाल्टी है? अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, सिर्फ फाइन का प्रोविज़न है जो कि 500 रुपये तक जा सकता है। अब हम अदर प्रोविज़न की बात करें तो जैसे अगर उसने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है एम्प्लॉय का, तो ऐसे अगर हम अदर प्रोविजंस को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो पूरे ही एक्ट में सिर्फ यही बात करता है कि क्या मिनिमम वेज एम्प्लॉय के लिए सेट करना है, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए किसी पर्टिकुलर क्लास में हर एक एम्प्लॉय को वो मिनिमम वेज प्रोवाइड करना है, यही कंटिन्यूअस डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद भी क्या एम्प्लॉयर अपनी लायबिलिटी से एग्जम्प्ट हो सकता है? तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयर ये प्रूव कर दे कि जिस पर्सन को एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया था वो
प्रोविजंस को ब्रेक कर रहा था, मिनिमम वेजेस को जो सेट मिनिमम वेज है उससे कम मिनिमम वेज एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा था, बट उसकी नॉलेज के बिना। एम्प्लॉयर को सिर्फ यही पता था कि मिनिमम वेजेस एम्प्लॉय को पे की जा रही हैं, बट वो पर्सन जो अपॉइंट हुआ था मिनिमम वेजेस पेमेंट के लिए, उस पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है जिसका एम्प्लॉयर को कोई भी पता नहीं था। अगर एम्प्लॉयर ये प्रूव कर देता है कोर्ट में, then only he can exempt from the liability. So next is section 26 exemption and the exceptions. अब ऐसे कौन कौन से situations हैं जब कोई भी establishment minimum rate of wage को follow करने से exempt कर दिया जाएगा। So पहला provisions है उसमें when the wages are payable to disabled employees. अब आप किसी disabled employee का अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो अपनी ऑक्यूपेशन में, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो वेजेस डिफाइन की गई हैं वो डिसेबल्ड एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। पहला एग्जेम्पशन। सेकेंड एग्जेम्पशन है अगर गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन निकाल के ये कह देती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट पे मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर हम करंट सिनेरियो का एग्जांपल लेके चलें तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से उस भी गवर्नमेंट निकाल सकती है। ये एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें फिनेंशियल क्राइसिस हो रही है सारे एम्प्लॉयर के पास। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि ये ऐसी सर्टेन सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये कह सकती है अपने नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। गॉट इट? अगर एम्प्लॉयर अपने फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से कम वेजेस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे वो फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस एग्जेम्प्टेड हैं। अब फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पाउस हो सकता है, चाइल्ड, ब्रदर एंड सिस्टर। तो फैमिली में ये चारों मेंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 27, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड शेड्यूल। अब स्टेट गवर्नमेंट के ये पावर है कि वो कोई भी शेड्यूल ऐड कर सकती है इस एक्ट में। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो कोई भी रूल्स और शेड्यूल्स ऐड कर सकती है, बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिस्क्राइब नहीं है इस एक्ट में। बट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के शेड्यूल ऐड करने के लिए टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफिशियल गैजेट में 3 महीने का नोटिस देके स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नया शेड्यूल ऐड कर सकती है, नॉट लेस देन 3 months। रिमेंबर दिस, स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 months। कम से कम 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा वो सारे शेड्यूल, जिससे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट उसको एक्सेप्ट कर पाए। सो हियर वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट पार्ट 2। सो सबसे पहले था सेक्शन 11 वेजेस इन काइंड, मीन्स कि सारे ही एम्प्लॉयज़ को पहली बात तो कैश में पेमेंट करना है, बट अगर किसी कम्युनिटी में काइंड में पेमेंट हो भी रहा है तो वहाँ पे आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई करनी है। सेक्शन 12 सेज दैट पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। सेक्शन 13 में था फिक्सिंग ऑफ आवर फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर सकती है जो कि नॉर्मल वर्किंग डे के लिए कंसीडर होंगे। एंड ओवर टाइम वर्क अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो उसके लिए ओवर टाइम रेट पे ही उसका पेमेंट होगा। सेक्शन 14 है पेमेंट ऑफ ओवर टाइम। सो अगर ओवर टाइम रेट इस एक्ट में डिफाइंड है तो इसके अकॉर्डिंग, मीन्स मिनिमम वेजेस एक्ट में डिफाइन है ओवर टाइम रेट तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर किसी दूसरे एक्ट में डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग, बट दोनों में से जो भी रेट ऑफ पेमेंट हायर होगा उस रेट पे एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाएगा। सेक्शन 15 था वेजेस फॉर द वर्कर, उन एम्प्लॉयज़ के लिए वेजेस जो कि नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर की गलती की वजह से कम काम कर रहे हैं तो पूरी वेजेस मिलेंगी, और एम्प्लॉय की मिस्टेक की वजह से काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर उसके अकॉर्डिंग जितने आवर्स काम किया है उसका पेमेंट करेगा, बाकी डिडक्ट कर लेगा।
सेक्शन 16 था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्लास ऑफ वर्क पे एम्प्लॉय काम कर रहा है तो जितना टाइम हर एक एम्प्लॉयमेंट में दिया है इन द ईच क्लास ऑफ वर्क उसके रिस्पेक्ट में उसको पेमेंट होगा। सेक्शन 17 वाज मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर पीस वर्क। तो पीस वर्क के लिए क्या मिनिमम रेट था? मिनिमम टाइम रेट। नेक्स्ट है सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। सारे ही एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉय का रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उनका पेमेंट कैसे होता है, उनकी पे स्लिप, ये सारी इन्फॉर्मेशन। एंड सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था इंस्पेक्टर, कि इंस्पेक्टर जो भी रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो उसको किसी भी टाइम पे चेक कर सकता है। सेक्शन 20 वॉज रिगार्डिंग द क्लेम्स एंड इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी क्लेम होगा वो 10 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। जो भी पेनाल्टी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा वो 10 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। ये पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सीड हो सकता है, तो द पेनाल्टी कैन एक्सीड ओनली 10 टाइम्स। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट था इसमें पॉइंट कि अगर कोई भी फॉल्स एप्लीकेशन एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई कर देता है, कोई क्लेम करता है, तो 50 रुपीज़ तक का, मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक का फाइन उस एम्प्लॉय पे या एप्लीकेंट पे लगेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 22 पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अब कोई ऐसा ऑफेंस है, यहाँ पे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसा ऑफेंस जो कि रिलेटेड है डायरेक्टली एक्ट से, मतलब कि मिनिमम रेट ऑफ वेज का ही पेमेंट कम किया है अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो 500 रुपीज़ तक का क्लेम पेनाल्टी और मैक्सिमम 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एम्प्लॉयर को। और अगर कोई जनरल नेचर का प्रोविज़न ब्रेक किया है, लाइक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है या कुछ और, तो सिर्फ 500 रुपीज़ तक की पेनाल्टी लगेगी। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी। तो कब एम्प्लॉयर अपनी लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट होता है? जब वो ये प्रूव कर दे कि जिस पर्सन को इस पर्टिकुलर काम के लिए एम्प्लॉयड किया गया था उसने बिना एम्प्लॉयर की नॉलेज के प्रोविजन को ब्रेक किया है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन। सो एग्जेम्पशन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पहली बात तो डिसेबल एम्प्लॉय अगर कोई एम्प्लॉय रखेगा तो उस पर तो वहाँ पे एक्ट एग्जेम्प्ट होगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में बता सकती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड है। मैंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया था करंट सिचुएशन से रिलेट करके। एंड लास्ट था अगर कोई भी फैमिली मेम्बर एम्प्लॉयर की इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहा है तो वहाँ पे उस पर मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द लास्ट इज सेक्शन 27 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट जब रूलिंग बनाएगी तो वो कम से कम 3 महीने का टाइम देगी अपने नोटिफिकेशन में वो सारे रूल्स को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि सारे इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर्स उस सारे प्रोविजंस को अप्लाई कर सकें। सो हियर वी हैव कवर्ड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पार्ट 1 एंड पार्ट 2. Just go through it, and if you are having any queries, any doubts, just ask me in the comment box section. Definitely I'll answer for that. And you can also go through our playlist, and as we have already released the video for Equal Remuneration Act, so हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए।